एक साल बाद रुद्र स्टेशन से शाम को घर लौटते वक्त मेघना को कॉल करता है। हेलो मेघना, मैं घर आ रहा हूँ। तुम्हें कुछ चाहिए क्या? बता दो, आते वक्त ले आऊँगा। मेघना अपने कमरे में बैठी हुई मुस्कुराते हुए बोली। नहीं जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपकी गुड़िया रानी को ज़रूर कुछ चाहिए। मेघना और रुद्र की 1 साल की बेटी राधिका। अच्छा हाँ भाई, बताओ क्या चाहिए हमारी गुड़िया को? और वो है कहाँ? वो उसका डायपर खत्म हो गया है, तो आते वक्त आप लेते आइएगा। रहेगी कहाँ भाई? जहाँ वो जब से जन्म लिए रहती आई है, अपने चाचू के पास। पिछले 1 साल से राजीव जी उसी के सहारे तो खुद को बिजी रखते हैं। माँ भले हमें, पर उसकी हर एक छोटी से छोटी चीजों का ध्यान उन्होंने रखा है। उनका उस काजल से अलग हुए पूरा 1 साल हो गया है। हम आज राजीव जी का बर्थडे के दिन ही उन दोनों के बीच वो सब हो गया था। पता नहीं काजल कहाँ चली गई उस दिन के बाद से। ना कोई कॉल किया और ना ही हमसे कोई मुलाकात हुई। अपने साथ राजीव जी की खुशियां भी ले गई। मेघना रुद्र की बात सुनकर बिल्कुल उदास हो गई और सिर्फ हाँ ही बोल पाई। फिर रुद्र ने कॉल रख दिया। उसके कॉल रखने के बाद मेघना उदास भरी आवाज में बोली, काश उस दिन मैं काजल को जाने से रोक पाती, तो शायद आज राजीव जी का ये हाल ना होता। आखिर इन दोनों ने अपने इतने प्यारे रिश्ते को ऐसे कैसे खो दिया। गलत फहमियां तो हर रिश्ते में होती हैं, पर उसे सुलझाकर लाइफ में आगे बढ़ा जाता है, ना कि इस तरह। पर अब सोचने का क्या फायदा। तभी उसके कमरे में राजीव आते हुए अपनी गोद में राधिका को लिए बोला, भेब से लीजिए, गुड़िया सो गई है, आप इसे बेड पर सुला दीजिए। मेघना राजीव की गोद से राधिका को लेते हुए बोली, जब से ये हुई है आपने तो इसे ही अपने जीने का मकसद बना लिया है। हर वक्त इसी के साथ समय बिताते हैं। इस पर राजीव कहता है, अब क्या करें भेब्स, पता नहीं इसके साथ जब भी रहता हूँ, पता नहीं मुझे एक अलग सी खुशी मिलती है और मन को शांति भी। अच्छा, आप भी कुछ देर आराम कर लीजिए, रुद्र आता ही होगा। मुझे कुछ काम है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ये बोलकर वो वहां से निकल गया। वहां से निकल अपने कमरे में चला गया और कुछ फाइल निकालने जैसे ही उसने अपनी अलमारी का दरवाजा खोला, तो उसके अंदर से एक तस्वीर बाहर जमीन पर गिर गई। वो तस्वीर वो उठाकर अलमारी में रखने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस पर पड़ गई, जो कि काजल की एक मुस्कुराती हुई तस्वीर थी, जिसे राजीव ने ही खींचा था। उसकी तस्वीर को देखते ही वो फिर से उसी सब यादों में पहुंच गया, जब वो काजल के साथ समय बिताया था। राजीव तस्वीर को देखते हुए बोला, आज हमें अलग हुए पूरे 1 साल हो गया। आज के दिन ही ना तुम हमारे रिश्ते पर सवाल उठाई थी और मुझे यूं अकेला छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए चली गई। तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती थी? और कोई बात नहीं, अब मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, सिर्फ नफरत के सिवा। अगर मुझे तुम एक बार मिलोगी, तो मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये बोलकर वो अपने आंखों से आंसू को पोंछ उस तस्वीर को फिर से अलमारी के अंदर रख अलमारी का दरवाजा लगा दिया। इधर काजल बेंगलोर के एक बड़े नामी होटल में मैनेजर की पोस्ट पर थी। उसकी लाइफ ने उसे एक अच्छी जॉब में लाकर सेट कर दिया था। घर से तो वो निकली थी खुद को बर्बाद और अजीब से दूर होने के लिए, पर लाइफ ने कुछ और ही सोच रखा था। जिस दिन वो अपने घर से निकल ऑटो में बैठी थी, अचानक से कुछ दूर जाने के बाद उसकी ऑटो बीचों बीच रुक गई। ऑटो क्यों रोक दी भैया? काजल सुस्त आवाज में पूछी। वो मैडम, आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, शायद उसी लिए भीड़ लगी हुई है। क्या एक्सीडेंट? किसकी हुई है? ये बोलकर वो ऑटो से निकल गई और उस भीड़ की तरफ चल पड़ी। जैसे ही वो भीड़ के करीब पहुंची, उसने देखा एक कार का एक्सीडेंट हुआ पड़ा है और उसमें से निकलकर एक महिला जमीन पर गिरी है। उनके सर से काफी ब्लड निकल रहा है। किसी ने उनकी मदद नहीं की, पर काजल से बिना मदद करे नहीं रह गया। इसीलिए वो जल्दी से उस महिला को अपने वाले ऑटो में बिठाई और जल्दी से ले जाकर उन्हें एक नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती करवा दी। जब उन महिला को होश आया, तब पता चला कि वो कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक बिजनेस वूमेन थी, और उसी ने अपनी जान बचाने के खातिर काजल को अपने साथ बेंगलोर लेकर चली गई और उसको अपने ही एक अच्छे रेपुटेटेड होटल में मैनेजर बना दी। तब से काजल वहीं पर अपनी जिंदगी जी रही थी। काजल की वहां पर एक अच्छी दोस्त बन गई थी, निया। अरे काजल, तुम अभी तक यहीं पर हो? घर नहीं जाना है क्या? उसने केबिन के अंदर आते हुए बोली।
काजल निया की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए भारी मन से बोली, निया तुम्हारी छुट्टी हो गई क्या? वो मैडम सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि बाकियों की भी हो गई है। तुम्हें आज हुआ क्या है? बहुत सैड सैड साउंड कर रही हो। बताओ। काजल निया की बात सुनकर उससे रहा नहीं गया और वो कुर्सी पर से उठ जल्दी से उसके गले से जा लगी और अपनी आंखों से आंसू को बहने दिया। निया काजल की ऐसी हालत देख वो समझ गई कि जरूर उसे राजीव की याद आ गई है, इसीलिए वो इतना खुद को अकेला फील कर रही है। उसे काजल के अतीत के बारे में सब कुछ पता था, इसीलिए वो जल्दी से काजल को कुर्सी पर बिठाते हुए खुद भी दूसरी कुर्सी पर बैठ बोली, पहले तुम ये रोना बंद करो और ये लो पानी, इसे थोड़ा सा पी लो। निया के पानी देने पर काजल ने भी थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर निया बोली, अब बताओ आखिर बात क्या है? तुम्हें राजीव की याद आ रही है ना? काजल निया की बात सुनते ही उसकी तरफ अपना मुंह उठाकर देखने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता? अब मैं तुम्हारे साथ 1 साल से रह रही हूँ, इतना तो तुम्हें समझने ही लगी हूँ कि तुम कब किस बात से अपसेट होती हो। लेकिन आज अचानक तुम्हें उसकी याद कैसे आ गई? याद तो उसे किया जाता है ना जिसे हम कभी भूले हों। पिछले 1 साल से मैं उससे दूर जरूर हुई हूँ, पर वो मेरे दिल से 1 मिनट के लिए भी दूर नहीं हुआ है। हर वक्त मुझे उसकी यादें आती रहती हैं। और आज के ही दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। उसने साफ साफ बोल दिया था कि अब हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वो इस रिश्ते को ऐसे कैसे खत्म कर सकता है। जब तुम आज भी उससे इतना प्यार करती हो तो फिर उससे दूर क्यों रह रही हो? अगर उसने किसी और से। मियाँ अभी अपनी बात पूरी कंप्लीट भी नहीं कर पाई थी कि तभी काजल ने बीच में ही उससे बोली, हाँ मैं आज भी उससे प्यार करती हूँ, पर मैं उसके साथ इसीलिए नहीं बंध रही क्योंकि जहाँ पर रिश्ते में भरोसा नहीं हो वहाँ पर रिश्ता एक बोझ बन जाता है जिसे हम सिर्फ बेमन निभाते हैं। और वो शादी कर भी लेगा तो क्या? मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो अपनी लाइफ में खुश हो और मुझे भूल गया हो। जब तुम वापस पीछे नहीं जाने वाली हो तो फिर आगे क्यों नहीं बढ़ जाती हो? तुम भी अपनी लाइफ में किसी और को क्यों नहीं ले आती हो? शायद वो तुम्हें इतना प्यार दे कि तुम राजीव को भूल जाओ। निया की बात सुनने के बाद काजल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहती है, मुझे राजीव के जैसा प्यार और दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। मुझे आज भी याद है कि वो किस तरह मुझे छोटी छोटी बातों पर मनाया करता था और जब उसको मुझसे मिलना होता और मैं दरवाज़ा नहीं खोलती तो मैं मेरे घर के पाइपों के सहारे मेरे कमरे में आ जाता। ये सब वो याद कर बहुत खुश हो रही थी। तभी उसे अचानक से याद आ गया कि वो सब बस बीती हुई एक यादें हैं। और ये याद आते ही वो झट से अपनी कुर्सी से उठी और अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए बिना निया से नजरें मिलाए बोली, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी लेट हो गई है। ये बोल वो निकल गई, पर निया वहीं अपनी कुर्सी पर बैठे बड़ी हैरानी से काजल को जाते हुए देखती रही और खुद में ही बोली, जब वो आज भी राजीव से इतना प्यार करती है तो फिर उससे दूर क्यों है? भगवान प्लीज आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे दोनों फिर से एक हो जाएं। भले ये दोनों खुद एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, पर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। प्लीज भगवान जी। यह बोल वो भी अपना बैग उठाकर जल्दी से केबिन से घर जाने के लिए निकल पड़ी। इधर तारा और महेश की शादी भी इन 1 साल में हो गई थी और प्यार से नहीं बल्कि मजबूरी में। तारा मन ही मन उसे पसंद तो जरूर करती थी, पर उसने आज तक महेश से अपने दिल की फीलिंग शेयर नहीं की थी। रुद्र के कहने पर उसने उसकी बहन से शादी कर ली और वहीं पर बगल में एक फ्लैट ले लिया, लेकर एक कंपनी में काम करने लगा। दिन भर तारा जब महेश ऑफिस चला जाता तो मेघना यानी कि अपने भाई के घर आ जाती खुद का मन बहलाने के लिए। तारा अपने कमरे में बेड को सीधा कर रही थी, तभी मेघना उसके कमरे में आते हुए बोली, अरे तारा तुम उठ गई? चलो अब जब उठ ही गई हो तो मेरा एक काम कर दोगी? अरे मेघना भाभी आप आइए ना, बोलिए क्या काम है? अभी मेघना कुछ बोलती उससे पहले मेघना का ध्यान तारा के कमरे में रखे सोफे पर गया जहाँ पर एक तकिया और ब्लैंकेट रखा हुआ था। वो देख मेघना अपनी बात बीच में ही छोड़ तारा को गंभीर होते हुए पूछी, तारा पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और भाई के बीच में सब कुछ सही तो है ना? मेघना के ऐसे ही सवाल के पूछ लेने पर तारा एकदम से हड़बड़ा गई और फिर खुद को शांत करते हुए मेघना से झूठ मूठ का हंसकर बोली, अरे भाभी आप ये कैसे सवाल कर रही हैं?
भला हम दोनों के बीच में कुछ ठीक क्यों नहीं रहेगा? अगर सब कुछ ठीक है तो फिर इस सोफे पर सोने की व्यवस्था क्यों? क्या तुम दोनों एक साथ नहीं सोते हो? तारा सोफे की तरफ जैसे ही देखी, बैठ देख झट से अपने मन में बोली, धत तेरी, मैं तो आज ये सब ठीक करना ही भूल गई। अब क्या कहूँ भाभी से? ये सोचते हुए बोली। वो भाभी दरअसल कल रात मैं ही सोफे पर सोई थी। दरअसल रात में मुझे बेड पर काफी लेट तक नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ देर सोफे पर ही लेट जाती हूँ। पता ही नहीं चला कब आंखें लग गई, और मुझे लगता है मुझे सोफे पर सोते देख महज मुझे ब्लैंकेट उड़ा दिया होगा। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो लगा पता नहीं तुम दोनों के बीच क्या हो गया। अच्छा, ये सब छोड़ो। मुझे तुमसे एक काम था। वो मुझे तुमसे ये जानना था कि तुमने जो अपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, उसका क्या हुआ? कोई रिस्पांस आया या नहीं? अभी तक तो नहीं है भाभी। मैं भी कब से उसी का वेट कर रही हूँ। वैसे भी घर पर कुछ ज्यादा काम तो होता नहीं है, और खाली बैठे बैठे बोर होती रहती हूँ। जल्दी से बस एक बार उधर से कोई रिप्लाई आ जाए। तारा की बात सुन मेघना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ हाँ, तुम जरूर सिलेक्ट होगी। ज्यादा मत सोचो। और जब जॉब करने लगोगी तब तो अपनी भाभी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मजाक करते हुए बोली। ये सुनकर तारा भी हंस पड़ी और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी। तब मेघना उससे बोली, अच्छा तुम अपना काम कर लो, मैं भी जाती हूँ। रुद्र जी आने वाले होंगे, उनके लिए चाय बना दूँ। बोलकर मेघना उसके कमरे से निकल गई। उसके जाते ही तारा बेड पर बैठ एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आज तो बाल बाल बच गई। वरना भाभी ने तो आज पकड़ ही लिया था। कल से सबसे पहले उठने के बाद इसे ही समेट लिया करूंगी। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब कोई हमारी शादी की असलियत जान लेगा। अब इन्हें क्या बताऊं कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जो होना चाहिए। बस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं। वो तो आज तक मुझे एक नजर देखा तक नहीं है। प्यार तो बहुत दूर की बात है। खैर, उसकी भी कोई गलती नहीं है। उसने मुझसे कभी भी नहीं बोला कि वो मुझसे शादी करना चाहता है। वो तो घर के हालात देखकर सभी घर वाले खुद में ही डिसाइड कर हमें इस मजबूरी के रिश्ते में बांध दिए। मैं भले ही उससे प्यार करती हूँ, पर उसके दिल में मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब सोचते हुए वो वहीं बैठी रही। इधर जब शाम में रुद्र राजीव से मिलने उसके कमरे में गया, तो उसे अपने बैग में कुछ सामान अलमारी से निकाल रखते देख हैरान हो गया, और जल्दी से कमरे के अंदर आते हुए बोला, अरे यार, तू ये सामान क्यों पैक कर रहा है? कहीं जा रहा है क्या? ना कोई बात ना कुछ बताया और सामान पैक करने लगा। राजीव रुद्र की आवाज सुन सामान पैक करना छोड़ उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, अरे नहीं रुद्र, मैं तुम्हें आज बताने ही वाला था। अब जब मुझे कुछ आज ही पता चला है तो मैं तुम्हें पहले कैसे बताता? मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। वो जो मेरा कलकत्ता वाला क्लाइंट था ना, वही जिसके बारे में मैंने तुझे बताया था, वो मिस्टर ठक्कर। हाँ, मिस्टर ठक्कर। दरअसल वो मेरे साथ अपना एक डील करना चाहते हैं, जिसमें वो मुझे अमनव कंपनी का 50% का भागीदार बनाने की सोचे हैं। इसी सिलसिले में वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इस वक्त वो कलकत्ता में नहीं है, बंगलौर में है, तो वो मुझे वहीं मिलना चाहते हैं। अरे वाह दोस्त, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये बात तू मुझे ऐसे सूखा सूखा बता रहा है। अरे, अब तो तू भी बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अरे, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी तो वो बात ही करने बुलाए हैं। अगर ये काम बन गया तो मैं तुझे खुद पार्टी दूंगा आकर। अब चल, मेरी फ्लाइट रात की है, तो मुझे अब निकलना होगा। पक्का ना? मैं वेट करूंगा। तब वापस रिटर्न कब हो रहा है? कल मेरी मीटिंग है, और जैसे ही मीटिंग हो जाती है मैं अगली फ्लाइट पकड़ लूंगा। वैसे मैं तुझे इन्फॉर्म कर दूंगा। चल, एक बार जाकर गुड़िया से भी मिल लेता हूँ। राजीव की बात पर रुद्र बोला, हाँ हाँ भाई, असल में तो वो तेरी ही बेटी है, हमेशा तुझे ही ढूंढती रहती है। अब तूने उसको अपना ऐसा आदत ही लगा दिया है। इस पर राजीव मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर हल्की सुकून की मुस्कुराहट देखकर रुद्र मन ही मन खुश हो जाता है, और सोचता है, चलो कम से कम अब राजीव अपने जीवन में धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ रहा है। मेरी भगवान जी से यही दुआ है कि वो इसकी लाइफ में भी अब खुशियां भर दें। बहुत उदासी देख ली, अब बस ये अपनी लाइफ में हमेशा खुशी रहे। राजीव घर के सबसे मिलकर बेंगलोर जाने के लिए निकल गया। वो एयरपोर्ट पहुंच गया। वहां पर अभी फ्लाइट आने में करीब 1 घंटा बाकी था, इसलिए वो एक कुर्सी पर बैठ अपने साथ लाए एक मैगजीन पलट कर देखने लगा। अभी वो कुछ देर उस पर ध्यान केंद्रित कर ही पाया था
कि तभी उसके कानों में वो आवाज़ सुनाई दी जो उसके दिल में बसा हुआ था, यानी कि काजल की। उसकी आवाज़ सुनते ही राजीव के हाथों से वो मैगजीन छूट गई और जमीन पर गिर गई। राजीव हड़बड़ाकर कुर्सी पर से उठ जल्दी से अपने आसपास नजर दौड़ाने लगा, पर हर जगह अपनी नजर घुमाने के बाद वो खुद में ही बोला, आज 1 साल बाद मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसकी आवाज़ सुनी। शायद ये सब सिर्फ मेरा वहम था। भले ही मैं कितना उसे याद न करने का सोचूं, पर हर वक्त मैं अपना दिल हार जाता हूँ। पर अब नहीं, मुझे अपने क्लाइंट और अपने आगे की लैब के बारे में सोचना है। यह सोचकर वो फिर से कुर्सी पर बैठ गया और अपने मन को शांत करने लगा। लेकिन असल में वहां पर काजल थी। वो दरअसल काजल को कुछ होटल के काम से यहाँ पर आना पड़ गया था, और वो आना तो नहीं चाहती थी, पर काम था तो जरूरी था, इसीलिए वो जल्दी से काम खत्म कर वहां से एयरपोर्ट पर आ गई थी फ्लाइट पकड़ने के लिए। लेकिन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। वो भी अकेली बैठी फ्लाइट का ही आने का इंतजार कर रही थी। जब फ्लाइट आया तो दोनों एक ही फ्लाइट में बैठे, पर दोनों की मुलाकात ना हो सकी। दोनों एक दूसरे से अनजान बेंगलोर के लिए उड़ान भर लिए। इधर रात में जब महेश खाना खाकर सोने के लिए अपने कमरे में आया तो वहां पर तारा भी थी। तो वो उसे बेड पर से जाने के लिए कहे बिना खुद ही अलमारी से ब्लैंकेट और एक तकिया निकाल सोफे पर जाकर लेट गया। तारा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वो जल्दी से सोफे के पास जाकर बोली, अरे तुम यहाँ पर क्यों सोने आ गए? वो तो मैं बस ऐसे ही बैठी थी। चलो हटो, ये मेरी जगह है, तुम जाकर अपने बेड पर सो जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, माँ सो या यहाँ बात तो सोने से ही है। आज तुम ही बेड पर सो जाओ। महेश उससे बोल अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखें बंद देख तारा उसका ब्लैंकेट खींचती हुई कहती है, अरे एक ही बात कैसे हुई? मुझे किसी का कोई एहसान नहीं लेना है, मैं यहाँ पर ही सोऊंगी, समझे? अब चलो जल्दी से यहाँ से उठो। बोलकर वो तकिया उसके सर के नीचे से खींची ली थी। तभी महेश के अचानक हिलने से वो लड़खड़ा गई और बैलेंस खोने की वजह से वो महेश के ऊपर ही गिर गई। उसके ऊपर गिरते ही दोनों की आंखें एक दूसरे से मिली, जिससे वो दोनों एक दूसरे को बस निहारते ही रहे। लेकिन जैसे ही कुछ आवाज आई, तारा झट से अपने आप को संभालती हुई उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो फिर से उसके ऊपर गिर गई, क्योंकि उसका मंगलसूत्र महेश के गले में जो चैन थी उसमें उलझ गया था। तारा जल्दी जल्दी उसे सुलझाने की कोशिश कर हटने की सोच रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसको ऐसे अनकंफर्टेबल होते देख महेश हंस पड़ा और बोला, अरे तुम इतना अनकंफर्टेबल क्यों हुए जा रही हो? मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा, रुको मैं इसे सुलझाता हूँ। यह बोलकर महेश उसे सुलझाने लगा। तभी वो सुलझ गई और झट से तारा उसके ऊपर से हट गई। जल्दी से बिना उससे आर्गू किए जाकर बेड पर मुंह तक कंबल ओढ़कर सो गई। महेश बस उसे देखता रहा और उसकी हरकतों पर मुस्कुराता रहा। फिर वो भी कुछ देर बाद सो गया। उसके सो जाने के बाद तारा धीरे से अपने कंबल से आंखें निकालती है और छुपकर महेश के चेहरे को निहारने लगती है। इधर रुद्र और मेघना रात में सो रहे थे। उनका बेबी भी पालना में सो रहा था कि तभी करीब 2 बजे के लगभग रुद्र के मोबाइल पर किसी का कॉल आना शुरू हो गया। एक बार तो रिंग पूरा होने पर भी रुद्र की नींद नहीं खुली, पर अगली बार रिंग बजने से मेघना की हल्की नींद खुल गई और वो रुद्र को उठाते हुए बोली, रुद्र जी देखिए ना, आपका मोबाइल कब से बज रहा है। लगता है किसी को जरूरत है, इसलिए इतनी रात को कॉल कर रहा है। मेघना की बात सुन रुद्र ने उसे सोने को बोल खुद उठकर बैठते हुए साइड में टेबल पर रखे मोबाइल को उठा। कॉल रिसीव करते हुए नींद भरी आवाज में ही बोला, हेलो कौन? रुद्र के बोलने पर उधर से कोई आवाज नहीं आई, जिससे रुद्र फिर से एक बार नींद में ही पूछता है, हेलो कौन है और इतनी रात को कॉल क्यों किए हो? रुद्र के दोबारा बोलने पर उधर से एक लड़की की आवाज आई, जो हंसते हुए बोल रही थी, क्या हुआ मिस्टर रुद्र, मुझे पहचाना नहीं? इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे? उस आवाज को सुनते ही रुद्र की आंखें एकदम से खुली की खुली रह गईं और वो झट से बेड पर से उतर बालकनी में जाकर धीरे से बोला। रुद्र घबराई हुई आवाज में बोला, कौन? कौन हो तुम? रुचिका। वाह, तुमने तो मुझे पहचान लिया। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे भूल गए होगे। वेल डन, याददाश्त अच्छी है तुम्हारी। रुद्र रुचिका का आवाज सुनते ही एकदम से गुस्सा आ गया और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? और तुम जेल से कब बाहर आ गई? तुम्हें क्या लगा तुम मेरी जिंदगी को इस तरह बर्बाद कर खुद सुकून की नींद सो पाओगे? अब मैं तुमसे अपने हर अपमान का बदला लूंगी, और वो भी बहुत जल्द।
शुरुआत तो मैंने कर ही दी है तुम्हारी बेटी से। रुचिका के मुंह से अपनी बेटी के बारे में सुन रुद्र बिल्कुल घबरा सा गया और दौड़ता हुआ पालने के पास जाकर देखने लगा। लेकिन तब उसकी आंखों को थोड़ी तसल्ली मिली जब उसने अपनी बेटी को अपने पास ही देखा। उधर रुचिका जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्या हुआ मिस्टर रुद्र, तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम इतनी जल्दी डर गए? अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, वो तो मैंने बस मजाक किया था। खेल तो अब शुरू होगा। रुद्र एकदम गुस्से से बोला, सुनो रुचिका, तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मुझसे और मेरे परिवार वालों से दूर ही रहो, वरना इस बार मैं तुम्हें ऐसी जगह भेज दूंगा जहां से तुम कभी आने की सोच भी नहीं सकती हो। समझी तुम? मेरी बातों को हल्के में लेने की सोचना भी मत, बोलकर कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट करते ही बालकनी में मेघना आ जाती है और वो रुद्र को इतना परेशान देख उसके पास जाकर पूछती है, रुद्र जी किसका फोन था? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ बात है क्या? रुद्र मेघना को खामखा ये सब बताकर टेंशन देना नहीं चाहता था, इसलिए वो झट से अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लेते हुए बोला, अरे किसी का नहीं था, लगता है कोई रॉन्ग नंबर डायल हो गया था। तुम जग क्यों गई? चलो अभी आधी रात ही है, अभी सो जाओ, फिर सुबह से तो गुड़िया को भी संभालना है ना। अब कल तो राजीव रहेगा नहीं। रुद्र की आवाज सुनकर मेघना के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और दोनों जाकर सो गए। लेकिन रुद्र को अब कहाँ नींद आने वाली थी। वो मन ही मन बहुत डरा हुआ था अपने परिवार वाले को लेकर। वो रुचिका को बहुत अच्छे तरीके से जानता था कि वो क्या क्या कर सकती है, इसलिए और ज्यादा डर रहा था। इधर सुबह के करीब 5 बजे राजीव की फ्लाइट बंगलौर लैंड कर दी और वो फ्लाइट से उतर अपने होटल के लिए निकल पड़ा। कुछ दूर सफर करने के बाद उसकी गाड़ी एक होटल के बाहर जाकर रुकी और राजीव उससे निकल अपना सामान लेकर होटल के अंदर चला गया। क्योंकि रात भर जगा हुआ ही था, तो अभी वो अपने कमरे में जाकर सीधे बिस्तर पर लेट गया और बोला, अभी तो सुबह होने में कुछ घंटे बाकी है, मैं काफी थक भी गया हूँ, कुछ देर आराम कर लेता हूँ, तब मीटिंग में भी बेहतर महसूस करूंगा। यह सोचकर वो अपनी आंखें बंद कर सो जाता है। इधर इत्तेफाक की बात तो यह है कि जिस होटल में राजीव रुका हुआ था, उसी होटल में काजल भी काम करती थी। वो भी वहीं पर जॉब करती थी, पर इस वक्त वो अपने किराए के घर में गई। क्योंकि रात में उसकी जॉब नहीं होती थी, इसीलिए वो सीधे होटल नहीं आई। अभी वो अपने कमरे में पहुंची ही थी कि तभी उसकी मोबाइल पर उसके मैम का कॉल आया। हेलो मैम, आपने इस वक्त कॉल किया, कोई जरूरी काम था क्या? थोड़ा गंभीरता दिखाते हुए पूछी। नहीं नहीं काजल, मैं तो बस ये पूछने के लिए कॉल की थी कि तुम सही से घर पहुंच गई हो ना। थैंक यू मैम, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं, पर मैं बिल्कुल सेफली घर पर आ गई हूँ और काम भी पूरा हो गया है। मैं आपको कल सुबह आकर सारी डिटेल बताती हूँ। ओके ठीक है, अब तुम आराम कर लो, हम कल मिलते हैं, गुड नाइट। गुड नाइट मैम बोलकर कॉल रख देती है और सीधे बेड पर जाकर गिर जाती है और आंखें बंद कर सो जाती है। अगली सुबह रुद्र सुबह सुबह ही जग गया था और छत पर जाकर इधर उधर घूम घूम कर अपने मन में सारी बातें सोच रहा था और रुचिका से अपने परिवार को कैसे बचाएं ये भी सोच रहा था। तभी उसके मोबाइल पर फिर से वही अननोन नंबर आने लगा, जिसे देखकर रुद्र घबरा जाता है और जल्दी से कॉल रिसीव करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे दोबारा कॉल मत करना। अरे पुलिस जी, आप इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो जाते हो? अभी तो मैंने खेल शुरू ही करा है, अभी तो आपको कितनी बार मुझसे बातें करनी पड़ेंगी, मेरी बातें भी माननी होगी। खैर मेरे पास इस वक्त, हो सॉरी, तुम्हारे पास इस वक्त ज्यादा टाइम नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। अरे मैं तो साफ साफ ही बोल रही हूँ, पर तुम हो जो कि समझ ही नहीं रहे हो। जरा सा अपने छत पर से सड़क की तरफ तो देखो, सारी बात तुरंत समझ में आ जाएगी। अच्छा अब मैं कॉल रखती हूँ। यह बोलकर उसने कॉल रख दिया। रुद्र रुचिका के कहने पर दौड़कर सड़क की तरफ नीचे देखता है। जैसे ही उसकी नजर सड़क पर जाती है, वो दौड़कर नीचे भागने लगता है और बिना चप्पल के ही दौड़ते हुए घर से पागलों की तरह निकल जाता है। उसे वैसे दौड़ते मेघना देख लेती है और वो भी हाथ में अपने बच्चे को लिए रुद्र के पीछे उसे आवाज देते हुए भागने लगती है। रुद्र दौड़कर सड़क पर पहुंचता है और बिना 1 मिनट की देरी किए अपने पापा यानी कि अजय को खींचकर अपनी तरफ कर लेता है। उसके अजय को खींचते ही वहां से एक बड़ी लॉरी निकल जाती है। दूर खड़ी मेघना यह देखकर एकदम सन्न रह जाती है और दौड़कर अजय के पास आती हुई घबराई हुई सी बोलती है, पापा जी, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं?
इस पर अजय अभी कुछ कह पाता उससे पहले रुद्र उन पर गुस्सा करते हुए बोला, पापा आपका ध्यान किधर रहता है? इतनी बड़ी गाड़ी आपके पीछे थी और आप हो कि बस चले जा रहे थे। क्या जरूरत है आपको सुबह सुबह ये दौड़ने की? बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना है। बस मैंने कह दिया कि आप कल से ये सुबह सुबह यहाँ दौड़ने नहीं जाएंगे। आप घर के अंदर चलिए। ये बोलकर रुद्र घर की तरफ जाने लगा। उसको इतना गुस्सा में आज से पहले घर वालों ने कभी नहीं देखा था। इसीलिए अजय समझ नहीं पा रहा था कि रुद्र को हुआ क्या है। इसीलिए वो मेघना की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, मेघना इस लड़की को आज क्या हो गया? ये इतना गुस्सा क्यों हो गया? मैं ठीक हूँ, पर फिर भी ये तो मुझे दौड़ने से ही मना कर चला गया। पापा जी, रुद्र जी ने जो किया बिल्कुल ठीक है। अब इस उम्र में क्या जरूरत है दौड़ने की? अब आप घर पर रहिए और ये लीजिए अपनी पोती को संभालिए। मेरे पास एक मिनट भी शांति से नहीं रहती है। वैसे आप रुद्र जी के गुस्से के बारे में इतना मत सोचिए। वो आपको ऐसे देखने में तो डर गए बस इसीलिए। मेघना की बात सुनने के बाद अजय उसकी बातों में हामी भरते हुए बोले, हाँ शायद तुम सही बोल रही हो। अब से मैं अपनी पोती के साथ ही खेलूंगा। वैसे भी ये भी मेरे साथ खूब खेलती है। क्यों गुड़िया रानी? ये बोलकर हंसते हुए अंदर चले गए। पर मेघना जो कि अजय को बोल तो थी, रुद्र जी बस ऐसे ही गुस्सा थे। पर उसका दिल उसे इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि वो ये बात तो समझ रही थी कि कोई तो बात जरूर है जिसकी वजह से रुद्र जी इतना परेशान लग रहे हैं। बात बात पर गुस्सा कर देते हैं। पर इस वक्त वो रुद्र जी से ये बात पूछ भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो उसके लिए चाय बना लेकर उसके कमरे में गई, जहाँ पर रुद्र खिड़की पर खड़े बाहर की तरफ देख रहा था। मेघना रुद्र को ऐसे बिना तैयार हुए खड़े देखकर थोड़ा हैरान हो गई और आगे बढ़ बोली, अरे आज सूरज कहाँ से निकला है? आप अभी तक तैयार नहीं हुए हैं? मेघना की बात सुनकर रुद्र उसकी तरफ घूरते हुए बोला, हाँ आज से कुछ दिनों तक मैंने छुट्टी ले रखी है। सोचा कुछ समय अपने परिवार वालों के साथ भी बिताऊंगा। रुद्र की यह बात सुन मेघना खुश हो गई और जाकर उसके गले से लगते हुए बोली, तब ये हुई ना बात। आप तो हर वक्त बस काम काम ही करते रहते हो। अब से कुछ दिनों तक आप अपने काम के बारे में घर में बात नहीं करेंगे। बस हम लोग के साथ पूरा समय बिताएंगे। मेघना रुद्र के गले से लग जाती है और खुशी से चहकते हुए कहती है, अब जब आपने कुछ दिनों तक छुट्टी ली है तो इस बीच नो काम, सिर्फ हम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। यह सुनकर रुद्र मेघना को खुद से हल्के से अलग करते हुए उसके चेहरे को प्यार से निहारते हुए कहता है, जी बिल्कुल मेम साहब, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ जो हम आपकी बात ना माने। अच्छा अच्छा, अब बस ज्यादा बेवकूफ बनाने की हमें जरूरत नहीं है। जैसे कि आप सारी बात हमारी कही ही करते हैं। ये सब छोड़िए और लीजिए, जल्दी से चाय पी लीजिए, वरना ये टेबल पर रखी रखी ठंडी हो जाएगी। मेघना ये बोल टेबल पर से चाय उठा देने के लिए बढ़ी। तभी रुद्र से अपनी ओर उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, अरे जाने मन, अब इतनी जल्दी क्या है तुम्हें जाने की? चाय तो हम बाद में भी पी लेंगे। अब कुछ देर तो तुम मेरे पास रुको। ये बोल रुद्र धीरे धीरे मेघना के होठों की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। तभी मेघना ने झट से उसके होठों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? दरवाजा खुला हुआ है और कोई आ गया तो? चलिए छोड़िए मुझे, मुस्कुराती हुई बोली। तभी रुद्र अपने मुंह पर से मेघना के हाथ को हटाते हुए उसके करीब बढ़ते हुए बोला, अरे कोई आ जाएगा तो क्या तुम मेरी बीवी हो? मुझे पूरा हक है तुम्हें किस करने का। कोई आ भी गया तो क्या हमें प्यार करते देख चला जाएगा? रुद्र की अटपटी बातें सुन मेघना और रुद्र दोनों ही मुस्कुरा पड़े। फिर रुद्र धीरे से मेघना के होठों पर अपने होठ रख उसे बहुत प्यार से किस करने लगा। मेघना भी रुद्र की शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ी हुई थी और अपनी आंखें बंद कर ली थी। इधर राजीव जब सुबह में उठा तो उसके मोबाइल पर उसके क्लाइंट का कॉल आया और वो उस कॉल को रिसीव करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सर, होप यू आर फाइन। तब हम आज कितने बजे मिल सकते हैं? एक एनर्जी के साथ बोला। इस पर क्लाइंट बोल पड़ता है, गुड मॉर्निंग मिस्टर राजीव, हम बिल्कुल ठीक हैं और फिट हैं, पर हमें आपको ये बताते हुए थोड़ा अफसोस हो रहा है कि हम आज नहीं मिल पाएंगे। पर सर आपने तो मुझे आज मिलने के लिए बुलाया था, तो फिर अचानक से? हाँ मिस्टर राजीव, हम समझ सकते हैं, पर हम कल जरूर मिलेंगे। आप एक दिन और यहाँ रुक जाइए। वो आज मुझे किसी दूसरी मीटिंग को फाइनल करने अचानक जाना पड़ रहा है। मेरे असिस्टेंट की गलती की वजह से आपको दिक्कत हुई, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ।
कोई बात नहीं सर, एक दिन और सही। वैसे भी मैं अभी कुछ घंटे पहले ही आया हूँ, आज भर रुक जाता हूँ। कल आराम से मीटिंग भी कर लूँगा। आप मुझे टाइम और वेन्यू बता दीजिए, मीटिंग कहाँ पर करनी है। श्योर मिस्टर राजीव, थैंक यू हमारी प्रॉब्लम को समझने के लिए। हमारे असिस्टेंट आपके व्हाट्सएप पर सारी इंफॉर्मेशन भेज देंगे आज शाम तक। ओके सर, ये बोलकर कॉल रख देता है। हम अब जब आज यहाँ पर रुक ही रहे हैं तो क्यों ना कुछ देर आराम करने के बाद थोड़ी गुड़िया और भेब सबके लिए शॉपिंग कर ली जाए। हाँ, ये सही रहेगा। पर इस वक्त तो काफ़ी नींद आ रही है, पहले सो जाता हूँ। ये बोलकर फिर से बेड पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर सो गया। इधर रुकमणी अब पहले की तरह फिट नहीं थी, हमेशा बीमारी रहा करती थी, इसलिए काफ़ी वक्त अपने कमरे में ही बिताया करती थी। लेकिन आज वो अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे सीढ़ियों के सहारे नीचे आ रही थी। उन्हें नीचे आते देख मेघना और तारा जो नीचे ही खड़ी कुछ बातें कर रही थी, देख ली और जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ उन्हें दोनों तरफ से सहारा देते हुए बोली। मेघना हड़बड़ाकर बोली, अरे माँ जी, आप खुद ही नीचे क्यों आने लगी? अगर आपको कोई काम था तो आप हमें अपने कमरे में बुला लेती। देखिए आप कितनी कमजोर हैं और इसमें आप खुद सीढ़ियों पर से उतर रही हैं। हाँ बुआ, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। आप हम में से किसी को आवाज दे देती। उन दोनों की बात सुनने के बाद रुक्मणी मुस्कुराते हुए धीरे से बोली, हम बहुत खुश नसीब है जो हमें आप जैसे बच्चे मिले हैं, जो हमारे बारे में इतना सोचते हैं। पर हम पहले से कुछ बेहतर महसूस कर रहे हैं, इसलिए सोचे कि थोड़ा बाहर आकर बैठें, उससे मन कुछ बदलेगा। जब से बीमार रहने लगे हैं, आधे से ज्यादा वक्त तो कमरे में ही बिताना पड़ता है। मन परेशान हो जाता है, पर अब हम थोड़ा ठीक है। मेघना और तारा दोनों रुक्मणी को पकड़कर सोफे पर बिठाती हैं और खुद भी उनके दोनों तरफ बैठ जाती हैं। अच्छा, तो आप कमरे में बोर हो रही थी, इसलिए बाहर आई हैं। अच्छा तो चलिए, हम आपकी बोरियत को कुछ कम करते हैं। हम लोग बैठकर एक साथ मूवी देखें, बहुत मजा आएगा। वैसे तारा का कहना सही है माँ, आप मूवी देखिएगा। क्या? कौन सी मूवी देखेंगी आप, बोलिए, हम अभी लगाते हैं। और अब तो कुछ दिनों तक रुद्र जी ने भी अपने कामों से छुट्टी ले ली, हम लोगों के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे। मेघना की बात सुनते ही तारा खुश होते हुए बोली, वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब तो मैं भाई के साथ खूब शॉपिंग करूंगी। वैसे भी मैं कितने दिनों से भाई के साथ शॉपिंग पर नहीं गई हूँ। यह सुनकर रुक्मणी बोली, उधर घर पर हम लोगों के साथ टाइम बिताएगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं यहाँ पर आप लोगों से एक बात पूछने आई थी। बोलिए ना माँ, क्या बात है? हाँ बुआ, बताइए। दोनों के पूछने पर रुक्मणी ने धीरे से अपनी बात की शुरुआत करते हुए बोली, वो दरअसल बात यह है कि आज से 4 दिन बाद हमारे पैतृक गांव, जहाँ पर हमारे चाचा की पूरी फैमिली रहती है और उनकी बेटी की शादी है, तो उन्होंने हमें भी काट दिया है। अब इस हालत में हम तो जा नहीं सकते हैं, तो हम सोच रहे थे कि अगर आप लोगों में से कोई चला जाता तो। क्योंकि अगर हमारे घर से कोई नहीं जाएगा तो उनके दिल को ठेस पहुंचेगा। माँ, आप बोल तो सही रही हैं, पर हम चले भी जाते, लेकिन इस वक्त गुड़िया को लेकर कहीं बाहर सफर करना थोड़ा परेशानी भरा हो जाता है ना। फिर वो भी अभी इतनी छोटी है। हाँ, हम भी यही सोचकर आपको और उधर से ये बात नहीं बोल रहे थे, लेकिन हमें फिर अचानक से दिमाग में आया कि क्यों ना तारा और महेश दोनों चले जाएं। भले ये दोनों घूम भी लेंगे और कुछ दिन गांव का मजा भी ले लेंगे। क्यों तारा, आप जाएंगी ना? तारा अपना और महेश का एक साथ जाने का नाम सुनते ही झट से खड़ी हो गई और थोड़ा सकचाते हुए बोली, मैं कैसे जा सकती हूँ? फिर आपको तो पता है कि महेश को कितना काम है, उसे भी छुट्टी नहीं मिलेगी। तभी मेघना बोल पड़ती है, उसकी चिंता तुम मत करो तारा, महेश को तो मैं एक बार बोल दूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगा। तुम तैयार हो ना? तभी पीछे से महेश ने आवाज देते हुए बोला, कहाँ जाने की बात चल रही है दीदी? आप मुझे क्या बोलेंगी, जरा हमें भी बताइए। अरे महेश, अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं भी तुमसे ही मिलने जाने वाली थी। दरअसल माँ जी के पैतृक गांव में इनके चाचा जी की बेटी की शादी है, 4 दिन बाद। तो तुम और तारा आज वहां जाने के लिए निकल रहे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये तारा कब से बहाना बना रही है, मैं खुद ही चली जाती अगर गुड़िया इतनी छोटी ना होती तो। बोलो। महेश पहले तो तारा की तरफ देखा, लेकिन फिर कुछ देर बाद मेघना की तरफ देखते हुए बोला, आप परेशान मत हो, हम दोनों चले जाएंगे।
बाकी काम को मैं मैनेज कर लूँगा। अच्छा बुआ, आप हमें गांव का कोई कांटेक्ट नंबर दे दीजिएगा ताकि हम वहां पर पहुंचकर किसी से कांटेक्ट कर पाएं। वैसे आपका पैतृक गांव है कहाँ और क्या नाम है? वो गांव यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है। उसका नाम सुहानी है। सुहानी? ये कैसा नाम है गांव का? लगता है किसी लड़की का नाम हो। हम सभी ऐसा ही बोलते हैं जो पहली बार उस गांव का नाम सुनते हैं तो। वैसे उस गांव की अपनी एक खासियत है। तभी तारा पूछती है खासियत वो कौन सी बुआ? क्या खासियत है उस गांव की? हमारे जमाने में लोग कहते थे कि उस गांव में कभी भी कोई दुखी या निराश नहीं हुआ है। जिसे जो भी चाहिए होता है, अगर उस गांव में रहते हुए उसने उस चीज को सच्चे दिल से मांगता है तो वो इच्छा उसकी जरूर पूरी हो जाती है। रुक्मणी की बात सुनने के बाद महेश बोला, अरे ये कैसी बात हुई? ये सब बस एक मनगढ़ंत कहानियां हैं बुआ। भला ऐसे कहाँ होता है? इस पर रुक्मणी मुस्कुराते हुए बोली, अब ये सबका अपना अपना सोच है महेश बेटा, लेकिन कहानियां कभी भी पूरी तरीके से झूठ भी नहीं होती हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप जाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। बाकी का देखते हैं कौन सी बात सच है और कौन सी झूठ। ये बोलकर रुक्मणी भी अपने कमरे में जाने के लिए उठ गई। उसे फिर से मेघना और तारा पकड़कर उनके कमरे में लेकर चली गईं। फिर तारा अपने कमरे में आकर खुद का सामान पैक करने लगी। तभी महेश भी कमरे के अंदर आते हुए अपना बैग करने के लिए अलमारी से सामान निकालते हुए बोला, मुझे समझ में नहीं आता है कि आज के ज़माने में भी लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। कमाल है, अगर ऐसा होता तो सारे लोग वहीं पर जाकर अपनी इच्छा न मांग लेते। बोलकर मुस्कुराने लगा। लेकिन तारा उसके कोई सवाल का जवाब नहीं दी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अपनी बुआ की बातों पर विश्वास था। राजीव सुबह लगभग 10 बजे सोकर उठा और अंगड़ाई लेते हुए बाथरूम की तरफ चला गया। वहां पर उसने नहाने के लिए जैसे ही शॉवर ऑन किया, उसमें से पानी नहीं आ रहा था। अब राजीव थोड़ा परेशान हो गया और खुद में ही बोला, अरे ये कैसा होटल है, यहाँ पर शॉवर से पानी भी नहीं आ रहा है। अब मुझे लेट होगा सो अलग, लेकिन यहाँ के मैनेजर से मुझे बात करनी पड़ेगी। मैं यहाँ कोई फ्री में नहीं ठहरा हूँ, पूरे पेमेंट दिए हैं, पर सर्विस तो देखो इनकी। ये बोल राजीव जल्दी से अपने बाथरूम से बाहर निकला और होटल के सर्विस नंबर पर सीधे कॉल घुमा दिया। हेलो सर, बताइए हम आपकी किस तरह सेवा कर सकते हैं? राजीव गुस्से में बोला, पहले अपने होटल का सारा सर्विस तो ठीक कीजिए, बाद में बोलिएगा। अब मुझे मीटिंग में जाने के लिए देरी हो रही है और बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। ये सब क्या है? क्या इसी तरह यहाँ पर गेस्ट का वेलकम किया जाता है? होटल का मैनेजर कहाँ पर है? उन्हें जल्दी से मेरे कमरे में भेजिए। सॉरी सर, हमें बहुत दुख है जो आपको तकलीफ हुई, पर डोंट वरी, हम अभी तुरंत वहाँ पर मैनेजर के साथ प्लम्बर को भेज रहे हैं। प्लीज आप हमें माफ कर दिए। आप जल्दी से भेजिए, मुझे देर हो रही है। बोलकर कॉल रख दिया और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, हाँ कैसा मैनेजमेंट है यहाँ पर, 5 स्टार होटल और सर्विस ऐसी। वैसे सुनने में आया है कि कोई लड़की मैनेजर है, इसीलिए तो इस होटल का ये हाल हो गया है। अभी राजीव ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर डोरबेल बजने की आवाज आई, जिसे सुनकर राजीव जल्दी से उठकर दरवाजा खोलने गया। और जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने काजल कोट पैंट पहने हुए खड़ी थी। काजल को अपने सामने देखकर राजीव के पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। और सेम वही हाल था काजल का भी। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी मुलाकात कभी राजीव से इस तरह से भी हो सकती है। वो दोनों बस एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। लेकिन कुछ देर ऐसे ही दोनों को एक दूसरे को घूरते देख एक प्लम्बर बोला, सर हम आपके बाथरूम का नल ठीक करने आए हैं, प्लीज हम अंदर आ जाएं। उस प्लम्बर की आवाज़ सुनते ही दोनों होश में आए और राजीव खुद को संभालते हुए बोला, हाँ आ जाओ और जल्दी से देखो क्या प्रॉब्लम हुई है। मुझे मीटिंग में जाना है और मुझे लेट हो रहा है। पता नहीं यहाँ के मैनेजर ने किस तरह ये सब मेंटेन किया है, जो कभी भी पानी आना ही नल से एकदम बंद हो जाता है। राजीव की बात सुन प्लम्बर उसकी तरफ देखते हुए बोला, सर यही है हमारे होटल की मैनेजर, मिस काजल मैम। ये बहुत अच्छी हैं, पर आप इन्हीं से बात कर लीजिए। काजल इस होटल की मैनेजर है। यह सुनकर 1 मिनट के लिए तो उसे खुद पर यकीन ही नहीं हुआ। जो लड़की हमेशा सबसे लड़ती झगड़ती रहती थी, वो आज जॉब कर रही है, वो भी इस होटल की मैनेजर। ये बात जानकर मन में तो
काजल के लिए बहुत खुशी हुई, पर फिर बोला, हाँ तभी तो मैं सोचूं इस होटल की हालत ऐसी क्यों है। अब जब किसी अरे गहरे को उठाकर होटल का मैनेजर बना दिया जाएगा तो यही हाल बनेंगे ना। राजीव की ये बात सुनकर काजल से चुप नहीं रहा गया और वो झट से राजीव की तरफ आते हुए बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर राजीव, तुम्हारा मतलब क्या है? जो भी बोल रहे हो पहले सोच लो फिर बोलो। और मैं तब से देख रही हूँ तुम मुझे जानबूझकर ताने मार रहे हो। राजीव काजल के सवालों का कोई जवाब न देते हुए प्लम्बर से बोला, सुनो तुम अपनी मैडम जी को बोल दो कि मुझसे जरा दूरी ही बनाकर रखें। मुझे बदतमीज औरतों से बात करने का वैसे भी कोई शौक नहीं है। और हाँ, मैं इस वक्त बाहर जा रहा हूँ। जब तक मैं कमरे में लौटकर वापस आऊँ यहाँ का सारा सिस्टम सही हो जाना चाहिए। ये बोलकर वो कमरे से निकलने लगा। उसको ऐसे इतने दिनों बाद देख काजल को लगा था कि वो उससे उसका हाल पूछेगा, पर ये क्या, यहाँ तो राजीव ने उसे मुंह तक नहीं लगाया बल्कि उल्टा उसे टोंट मार कमरे से निकल गया। ये देखकर काजल को बहुत बुरा लगा और उसकी आंखें नम हो गईं और वो मनी मन बोली, लगता है राजीव काफी आगे बढ़ चुका है और वो मुझे भूल गया है। इसलिए तो आज जब हम एक दूसरे से मिले तो उसने मुझे एक बार पूछा तक नहीं। चलो अच्छा ही है, कम से कम वो अपनी लाइफ में खुश तो है। मैं भी तो यही चाहती थी ना कि वो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, इसलिए मैंने भी इस रिश्ते को टूटने दिया। राजीव अपने कमरे से निकल जाकर होटल के ही टेरेस पर चढ़ गया और वहां अपनी आंखों से आंसू को बहने से रोक नहीं पाया, क्योंकि आज इतने दिनों के बाद उसने काजल को बिल्कुल सही सलामत देखा। और यही नहीं, बल्कि वो अपनी लाइफ में सेटल भी हो चुकी है। पर अचानक से ही राजीव की खुशी कहीं गायब सी हो गई और उसका चेहरा एकदम से शांत पड़ गया और उसे काजल का खुद पर किए गए शक याद आ गया। वो बात याद आते ही राजीव फिर से अपनी आंखों से आंसू पोंछ एक रूडली एटीट्यूड लाते हुए बोला, हाँ आज मैं उसे अपने सामने देखकर खुश जरूर हूँ, पर मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकता जो उसने मेरे साथ किया है। मैं उस बात को भूलना भी चाहूँ तो भुला नहीं सकता हूँ। मैंने एक एक दिन कैसे बिताए हैं ये बात सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ। उसे क्या लगा कि वो मुझे छोड़कर बस चली गई और आकर अपनी लाइफ को सेट भी कर लिया, पर मैं उसके बिना वहां तड़पता रहा। वैसे भी अब मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ। वो कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मीटिंग खत्म करूंगा और वापस मुंबई चला जाऊंगा। मुझे फिर से अपनी लाइफ को उसी तकलीफ में नहीं धकेलना है। हाँ यही सही रहेगा। ये सब सोचकर वो होटल के कमरे में आ गया और जल्दी से रेडी होकर वहां से अपने मीटिंग के लिए निकल गया। जब वो होटल के लॉन से गुजर रहा था तब वहां पर काजल ने उससे बात करने की कोशिश करी, पर उसने उसे इग्नोर कर वहां से अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए चला गया। उसका ऐसा बिहेव काजल को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा था। एक तो वो इतने दिनों बाद मिली, ऊपर से वो उससे बात तक नहीं किया। काजल को बहुत मन हो रहा था उससे बात करने का, इसलिए वो खुद को उसके पास जाने से नहीं रोक पाई। पर जब उसने उसे इग्नोर कर वहां से निकल गया तो काजल एकदम से टूट गई और वो रोते हुए अपने केबिन की तरफ चली गई। उसको ऐसे रोते देख निया भी उसके पीछे पीछे उसके केबिन की तरफ चली गई। जब वो केबिन के अंदर गई तो काजल कुर्सी पर बैठकर बहुत रोए जा रही थी। उसे ऐसे रोते देख निया उसे चुप कराते हुए बोली, क्या हुआ तुझे काजल? अभी तो तू अच्छी वाली थी, फिर अचानक से रोने क्यों लग गई? बता ना मुझे, आखिर बात क्या है? तू इतना रो क्यों रही है? काजल निया के गले लग गई और उसे कसकर पकड़ लिया। रोते रोते ही बोली, राजीव ने मुझसे बात तक नहीं की। उसे मुझे देखकर जरा सी भी खुशी नहीं हुई निया। ये सब वो रोते रोते ही बोले जा रही थी। निया काजल की बात को समझ नहीं पा रही थी, इसलिए उसे पहले खुद से अलग करते हुए उसकी आंखों के आंसू को पोंछते हुए बोली, तू सुन मेरी बात, पहले तो तू ये रोना बंद कर और मुझे बता कि अचानक यहाँ पर राजीव कहाँ से आ गया और वो तुझसे बातें, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कहना क्या चाहती हो। काजल अपनी आंखों के नीचे झुकाए भारी आवाज में ही बोली, वो यहाँ पर राजीव आया हुआ है निया, किसी क्लाइंट से मिलने। आज मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे देखा, और उसने तो मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। मुझे लगा था कि जब कभी भी हम मिलेंगे तो शायद भागकर एक दूसरे के सीने से जा लगेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उसे तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है।
बल्कि वो अपनी लाइफ में काफी खुश है। क्या राजीव आया है यहाँ पर? भाई जिसके बारे में सोच सोच कर तू हमेशा रोती रहती है, आज तू उससे मिली? काजल: हाँ भाई, शायद वो मुझे भूल गया है। निया उसे समझाते हुए बोली: हाँ तो तू भी तो यही चाहती थी ना, कि वो अपनी लाइफ में सब भूल कर आगे बढ़ जाए। तो फिर तुझे इतना टिफिन क्यों हो रहा है? निया के कहने पर काजल उसकी तरफ देखकर बोली: हाँ मैं चाहती थी, पर पता नहीं जब उसने मुझे इग्नोर किया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे पता नहीं उससे बात करने का मन करने लगा, मैं खुद को रोक नहीं पाई। पर तुम सच कह रही हो कि मैंने खुद ही ये फैसला लिया था कि मैं उससे दूर चली जाऊंगी। अब फिर से मुझे उसकी लाइफ में नहीं जाना चाहिए। मुझे खुद के जज्बातों पर कंट्रोल करना चाहिए। यही सही रहेगा, वरना फिर से एक बार हमारी लाइफ में वही सब होगा, और इस बार मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। निया, तो मेरा एक काम करेगी? हाँ बोल ना, क्या काम है? मैं यहाँ पर तब तक नहीं आऊंगी जब तक राजीव यहाँ से चला नहीं जाए। तब तक तू यहाँ का सारा काम संभाल लेगी। ये क्या कह रही है तू काजल? तू उससे दूर रहने के लिए काम पर नहीं आएगी? पर दूसरी ओर महेश और तारा अपनी गाड़ी में बैठे सुहानी जाने के लिए निकल तो गए, पर चूंकि गांव बहुत पुराना और शहर से दूर था, तो इसीलिए उधर का रास्ता काफी उतार चढ़ाव भरा था। गाड़ी रह रहकर धक्का खाते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। बीच में तो एक दो बार गाड़ी पंचर भी हो गई, पर जैसे तैसे फाइनली वो दोनों सुहानी पहुंच ही गए। वहां पर रुक्मणी के चाचा पहले से ही उन दोनों के स्वागत के लिए खड़े थे, अपने कुछ लड़कों के साथ। जब वो दोनों वहां पहुंचे तो गाड़ी से निकलते ही रतनलाल, रुक्मणी के चाचा का नाम, आगे बढ़ उन्हें बोले: आओ बेटा, हम सब आपके ही इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक आने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? अपनी बूढ़ी आवाज में पूछा। रतनलाल की बात सुनकर महेश तारा की तरफ देखने लगा और फिर बोला: नहीं नहीं बाबा, हम सही से आ गए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और आप हमारे लिए यहाँ पर खड़े क्यों हैं? हम खुद आ जाते अंदर। अरे, आप हमारे मेहमान हो, आप हमारे बेटे के दामाद हो, इस हिसाब से आपकी खातिरदारी करनी तो बनती है। फिर अपनी बूढ़ी आवाज में ही एक लड़का सुरेश को आवाज देते हुए बोला: जाओ, इनका सामान उठाकर अंदर कमरे में रख दो। फिर तारा और महेश को अपने साथ अंदर लेकर चल दिए। अजी सुनो, देखो कौन आया है हमारे यहाँ, जरा बाहर तो निकलो। रतनलाल की आवाज सुन उसकी बीवी सुरेखा अंदर से धीरे धीरे चलते हुए कहते हुए बाहर निकलती है। अरे कौन आ गया जो आप इतना जोर से बुला रहे हैं? इस पर रतनलाल कहता है: अरे अपनी रुक्मणी बेटी का दामाद और उनकी बेटी आई हैं। क्या हमारी रुक्मणी के दामाद आए हैं? रुक्मणी नहीं आई। सुरेखा के रुक्मणी के पूछे जाने पर तारा आगे बढ़ उनके पांव छूते हुए कहती है: नहीं दादी, वो दरअसल बुआ की तबीयत थोड़ी खराब रहती है आजकल, इसी वजह से वो नहीं आ पाई। तारा की बात सुनने के बाद सुरेखा उसे आशीर्वाद देते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है: कोई बात नहीं मेरी बच्ची, आ चल, तुम इतनी दूर से हमारे लिए आई हो, थक गई होगी, जाकर पहले कमरे में थोड़ा आराम कर ले और दामाद जी को भी अपने साथ कमरे में ले जा। तब तक मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। सुरेखा के कहने पर तारा महेश की तरफ देखने लगी और धीरे से बोली: चलिए। दोनों के वहां से जाने के बाद रतनलाल सुरेखा से कहता है: कितना सुंदर लगते हैं दोनों एक साथ। भगवान करे हमारी बिटिया का जीवन साथी भी दामाद जैसा ही हो। रतनलाल की ये बात आगे जाते हुए महेश और तारा दोनों सुन लेते हैं और एक दूसरे के चेहरे को देखने लगते हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता है। कमरे में जाने के बाद तारा खुद का और महेश का ट्रॉली साइड में से उठाकर लाती है और उसमें से कपड़ा निकाल महेश की तरफ बढ़ाते हुए कहती है: पहले तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर मैं चली जाऊंगी। वैसे भी ये गांव है, यहाँ पर बिजली हर वक्त रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और अगर बिजली चली गई तो फिर मोटर भी नहीं चलेगा। क्या यहाँ पर लाइट का कोई ठिकाना नहीं है? तब तो पहले मैं ही चला जाता हूँ, मुझसे नहीं होगी बिना मोटर के नहाना धोना। ये बोलकर जल्दी से वो अपने कपड़े ले बाथरूम में चला गया। जब तक महेश बाथरूम में था तब तक तारा अपनी साड़ी का सारा पिन खोल सिर्फ उसे लपेट उसकी एक लटको पल्लू ले ली थी। क्योंकि उसे बाल भी धोने थे, इसलिए वो अपने बाल को भी खोल उसे अपने हाथ सीधे कर रही थी। तभी महेश बाथरूम से बाहर निकला, लेकिन तारा का ध्यान उसकी तरफ नहीं गया। वो बैठी हुई अपने बालों को सीधा कर रही थी।
लेकिन महेश की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, वो जहाँ का तहाँ ही रुक गया, बस तारा को ही घूरे जा रहा था। उसने आज से पहले तारा को कभी भी ऐसे खुले बालों में नहीं देखा था। आज वो बहुत अलग सी लग रही थी, ऊपर से एकदम शांत बैठी हुई। महेश उसके रूप को निहारते निहारते खुद में ही सोचने लगा, आज मुझे क्या हो गया है। मुझे तारा को देखकर न जाने उसके पास जाने का मन क्यों कर रहा है। आज तक हम साथ में ही रहे हैं, पर आज से पहले तो मेरे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आई थी इसके लिए। तो फिर आज, अभी खड़े खड़े महेश ये सब अपने मन में सोच ही रहा था कि तभी तारा का ध्यान उस पर गया और वो जल्दी से उठकर उसके पास जाते हुए बोली, हो गया तुम्हारा नहाना। यह सुनकर महेश जल्दी से अपनी निगाहों को उस पर से हटाते हुए बोला, हाँ, जाकर तुम भी नहा लो। इस वक्त मोटर चल रही है। और जाकर अपने बैग से बाल झाड़ने के लिए कंघी निकालने लगा। तभी तारा उसे बैग में कुछ ढूंढते देख जाते हुए बोली, कंघी मैंने निकाल दी है, साइड में टेबल पर सारा सामान रख दिया है, तुम्हारे काम का सारा सामान वहीं पर रखा हुआ है, बोलकर अंदर चली गई। उसके जाते ही महेश फिर से सीधा खड़ा हो खुद में ही धीरे से बोला, ये मुझे हो क्या रहा है, मैं उससे नजरें क्यों चुरा रहा हूँ, जबकि मैं ऐसा तो नहीं था। यार महेश बेटा, लगता है तुझे भी इसकी आदत पड़ गई है, और जो नहीं होना था वो हो गया। ये बोलकर अपने बालों में हल्के से हाथ को फेरते हुए मुस्कुरा पड़ा। अभी वो वहीं खड़ा था कि तभी उसके कमरे में 2 से 3 लड़के आ गए। वो सभी उन्हीं के हम उम्र थे। महेश अचानक से सभी को अपने कमरे में आते देख थोड़ा सोच में पड़ गया, और ऊपर से उनमें से किसी को जानता भी नहीं था। वो सभी अंदर आते हुए बोले, क्या हाल है जीजू, लगता है आपको यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे सॉरी, पर मैं आप में से किसी को पहचानता नहीं हूँ। तो क्या आप अपना परिचय देंगे तो हमें बात करने में आसानी होगी। महेश की बातें सुनते ही वो लड़के हंसने लगे, और उनमें से एक बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, आप हम सभी के जीजू हैं। दरअसल हम यहीं बगल के रहने वाले हैं। चाचा जी के काम में हाथ बटाने आए हैं, तो उन्हीं से पता चला कि आप लोग शहर से आए हैं, तो मिलने चले आए। वैसे हमारा नाम राजा है, और ये हमारा दोस्त राज है। अभी उसने इतना ही बताया था कि तभी तारा बाथरूम से बाहर निकलते अपने बालों में तौलिया लपेटे हुए आई, और बिना किसी को देखे महेश से बोली, क्या दादी आई थी? मुझे उनसे कुछ बात भी करनी थी। इतना बोल वो शीशे के पास जाकर अपने बाल पोंछने लगी। राजा और राज दोनों की नजर तारा पर ही थी। दोनों से घूर घूर कर देखे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही महेश ने उसे तारा को घूरते देखा, वो झट से उन्हें बोले, अच्छा तो अब आप लोग जाओ यहाँ से, हम भी आते हैं कुछ देर में बाहर। तुम लोगों को वैसे भी बहुत सारा काम होगा ना। महेश को किसी से बात करते सुन तारा झट से उसकी तरफ मुड़ी। सामने 2 लड़कों को खड़े देख वो उनकी तरफ बोली, महेश, ये लोग कौन है? महेश तारा से कुछ बोलता उससे पहले ही राजा बोल पड़ा, अरे दीदी, हम है राजा, और ये हमारा दोस्त राज है। हम यही बगल में रहते हैं। चाचा जी के काम में हाथ बटाने यहाँ पर आ गए। अगर आपको कुछ भी चाहिए हो या पूछना हो, तो आप बिना एक मिनट सोचे अपने इस भाई को याद कर लीजिएगा। राजा के इतने मीठे बोलने पर तारा खुश हो गई, और उसे मुस्कुराकर जवाब देते हुए बोली, थैंक यू राजा। सच में आजकल के जमाने में ऐसे लोग बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, जो दूसरों के काम में हाथ बटाते हैं। आगे मुझे कुछ भी चाहिए तो मैं जरूर तुम्हें बोलूंगी। चलो, यहाँ पर आगे मुझे 2 भाई भी मिल गए। मुझे तुम दोनों से मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। तारा को उन दोनों का उतना तारीफ करते देख मैं अंदर ही अंदर चला जा रहा था। मन में ही बोले जा रहा है, आज तक इसने मेरी तो कभी भी थोड़ी सी भी तारीफ नहीं की, और आज इन दोनों को देखो, जबकि ये दोनों इसे बेवकूफ बना रहे हैं। लगी है तारीफों के पुल बांधने में, और अब नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सोच झट से बोला, राजा, शायद बाबा तुम्हें बुला रहे हैं। इस पर राजा बोला, पर जीजू, हमें तो उनकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। इस पर जल्दी से उन्हें कमरे से निकालते हुए बोला, हो सकता है तुम नहीं सुने, पर मुझे साफ साफ सुनाई दी है। जाओ, जल्दी से कोई काम होगा। यह कहकर उन दोनों को वहां से निकाल दिया। उन दोनों को भेजने के बाद जैसे ही मैं इस कमरे के अंदर आया, तारा वहीं पर खड़ी मासूमियत भरी आवाज में बोली, तुमने उन दोनों को झूठ क्यों बोला कि उन्हें बाबा बुला रहे हैं, जबकि मैं भी यहीं पर खड़ी थी, मुझे भी उनकी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तो फिर तारा की बात सुनने के बाद मैं उसे थोड़ा रूडली बोला,
हाँ हाँ, तुम्हें कैसे कोई आवाज सुनाई देगा? तुम तो अपने भाइयों के साथ गप्पे लड़ाने में लगी हुई थी ना। ऊपर से वो दोनों इतने अच्छे जो हैं। महेश की जलन को तारा समझ नहीं पाई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हो सकता है, शायद मैं बात करने में ही उलझी रह गई। पर सच में वो दोनों कितने अच्छे थे ना। मुझे उन दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। तारा के मुंह से उन दोनों की इतनी गुणगान अब महेश सुन नहीं पा रहा था। इसलिए वो जल्दी से तारा से बोला, अब रेडी हो जाओ, हमें बाहर भी जाना है। बाद में बाकी का बात कर लेना। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।